दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 23 मार्च 2026 का एक निर्णय आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में नाबालिग का अनडिवाइडेड शेयर नाबालिग के वेलफेयर के लिए उसकी माता बिना अदालत की परमिशन के बेच सकती है। हेडिंग तो यही बनी है जजमेंट की। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि नाबालिग की प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसके माता को या नैसर्गिक गार्जियन को न्यायालय की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इसको समझने के लिए आपको आदेश की गहराई में ना होगा, पूरा समझना होगा, ताकि आपको और आपके मुवक्किलों को इसका फायदा मिल सके। शुरू करने से पहले समझ लीजिएगा कि यह आदेश दरअसल फर्स्ट अपील 20/7/2025 श्रीमती डॉली बनाम श्रीमती शकुंतला के नाम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने जस्टिस श्री रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच द्वारा दिया गया है। यह अपील मुजफ्फरनगर सेशन जज के एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें श्रीमती डॉली, जो कि नाबालिग की माता हैं, उन्होंने सेशन जज के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया था और उन्हें उस पिटीशन में यह प्रेयर की थी कि उनको नाबालिग का नेचुरल गार्जियन नियुक्त किया जाए तथा जॉइंट हिंदू फैमिली में उसके शेयर को बेचने की अनुमति प्रदान की जाए। यह पिटीशन उन्होंने धारा 8 व धारा 10 द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत दाखिल किया था। सेशन जज ने उनके प्रार्थना पत्र को पार्शली स्वीकार कर दिया, यानी कि उनको नैसर्गिक गार्जियन तो नियुक्त कर दिया, लेकिन संपत्ति बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब आप आगे जाएंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने जो नैसर्गिक गार्जियन अपॉइंट किया है वह भी गलत किया है, अनुमति नहीं दी वह भी गलत किया है। तो एक निर्णय उन्होंने सही होते हुए गलत किया और एक निर्णय उन्होंने गलत होते हुए उसके हक में कर दिया। कैसे? यहां पर एक कानून और आता है। ये कानून है द हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956। हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 सब क्लॉज 2 कहती है कि नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना नाबालिग की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, अर्थात उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उस संपत्ति पर कोई चार्ज भी नहीं डाल सकता। अब आप सुनिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पिटीशनर की ओर से क्या तर्क दिया गया और यहीं से निर्णय का सार निकलता है। तर्क ये दिया गया कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जिसका ने अभी जिक्र किया, कि धारा 12 विक्रय पर रोक नहीं लगाती यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट एडल्ट मेंबर द्वारा किया जा रहा है। यानी कि यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजर या मैनेजमेंट जो कर रहा है वो एडल्ट व्यक्ति है, तब उसको न्यायालय की परमिशन की जरूरत नहीं है। यह वो निर्णय है। अब आपको स्थिति स्पष्ट हो रही होगी। यहां जानिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने क्या एनालाइज किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि 1890 एक्ट नेचुरल गार्जियन पर साइलेंट है, लेकिन 1956 एक्ट, जिसका मैंने बाद में जिक्र किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि लेकिन 1956 एक्ट, जो कि 1890 एक्ट का सप्लीमेंट है, उसके अनुसार नाबालिग का नेचुरल गार्जियन पिता के बाद उसकी माता है। यानी कि 1956 एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी नाबालिग के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी माता उसकी नैसर्गिक गार्जियन है। आगे कहा गया कि 1956 एक्ट की धारा 12 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट, जो कि वकील साहब ने तर्क दिया था, मैंने भी बताया था, कि यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट एडल्ट मेंबर द्वारा किया जा रहा है, तब गार्जियन अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जब यह मामला मुजफ्फरनगर सेशन कोर्ट के समझ गया था तो वहां उन्होंने गलती ये की कि यह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मामला था, और जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मामला था तो वहां पर गार्जियन अपॉइंट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जो मैनेजर है उसी के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो नाबालिग के वेलफेयर के लिए उसकी जायदाद को बेच सकता है या उसके ऊपर कुछ चार्ज क्रिएट कर सकता है, जो भी बेहतर समझता है कर सकता है। धारा 8 सब क्लॉज 2 का प्रावधान माइनॉरिटी एक्ट की सेपरेट प्रॉपर्टी से संबंधित है, ना कि एचयूएफ में उसके शेयर से संबंधित है। यानी कि अगर माइनॉरिटी की सेपरेट प्रॉपर्टी है कोई उसके नाम में, जो कि एचयूएफ का हिस्सा नहीं है, वहां पर आप न्यायालय की परमिशन लेंगे। लेकिन अगर एचयूएफ में उसका शेयर है और एचयूएफ का मैनेजर एडल्ट मेंबर है, तब एडल्ट मेंबर को उसकी संपत्ति बेचने के लिए या गिरवी रखने के लिए या उसके ऊपर लोन लेने के लिए उसको न्यायालय की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
न्यायालय ने माना कि यह मामला धारा 29 1890 एक्ट का नहीं है, ना ही धारा 8 सब क्लॉज 2 1956 एक्ट के तहत आता है, बल्कि यह मामला धारा 12 1856 एक्ट के तहत आता है। और इस तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा दिए गए निर्णय को सेट साइड कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको स्थिति स्पष्ट हुई होगी। यह वीडियो अगर आपको जानकारी देने वाला है, आपको अच्छा लगा है, तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।